नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस भी लिख चुके हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि मुख्य परीक्षा की कॉपी कैसे चेक होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है। अगर आपको भी नहीं पता है तो आज की वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पूरा प्रोसेस क्या है। एक बात ऊपर ऊपर से आपको पता होगी कि यहाँ बहुत गोपनीय तरीके से कॉपी चेक होती है, कई लेवल पर कॉपी चेक होती है, ये मोटा मोटा सबको पता होता है, लेकिन असली प्रोसेस क्या है ये आज आपको पता चलेगा। लेकिन उससे भी पहले जानने वाली बात यह है कि अगर आप गंभीरता से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस जगह पर पहुँचेंगे कैसे, यानी कि आपकी कॉपी कैसे चेक होगी, कब चेक होगी। ये तभी होगा जब आप प्रीलिम्स निकालेंगे। और प्रीलिम्स के बारे में एक बात मैं आपको लगातार 4 सालों से कह रहा हूँ कि टॉप 300 की सीरीज़ इस चैनल पर चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए और इस सीरीज़ के टॉपिक्स को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि लगातार मैंने आपको सबूत दिखाए हैं। हर बार कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। इसकी नोट एडवांस में दी जा रही है। अगर आपके पास नोट नहीं है तो तुरंत इस नंबर पर मैसेज करिए और नोट लेकर अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस समय स्पेशल ऑफ़र चल रहा है तो उसका अतिरिक्त लाभ आपको मिलेगा। आप जानते हैं कि साथ ही साथ पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए अलग से फ़ीस कोई नहीं है। आप बस ग्रुप में जुड़ेंगे, नोट लेंगे, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। खैर, मुद्दे की बात करते हैं। तो मेंस की कॉपी कैसे चेक होती है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें जो पहला स्टेप होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने मेंस लिखा, आपकी कॉपी जमा हो गई, आयोग के पास पहुंच गई। उसके बाद जो पहला काम होता है वो आपकी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए आपकी पहचान को छुपाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो कॉपी है उसकी कोडिंग की जाती है। जो आंसर शीट्स होती हैं, आप जानते हैं अगर आपने मेंस लिखा है तो आपको पता है कि आपको रोल नंबर भरना होता है अपना, ठीक है। उसमें नाम नहीं होता, रोल नंबर लिखना होता है, लेकिन उसे भी हटा दिया जाता है। मान लीजिए कि मैं परीक्षक हूँ और मैं भ्रष्टाचारी आदमी हूँ, मान लेते हैं। तो मैं, हो सकता है कि लालच में आके किसी ऐसे व्यक्ति का आंसर अगर मेरे पास आ गया है, आंसर शीट आ गई है, तो उससे पैसे लेकर मैं उसे ज़्यादा नंबर दे दूं, जिसे मैं जानता हूं, उसका रोल नंबर जानता हूं। ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए एग्ज़ामिनर को ये पता ही ना चले कि वो किसकी कॉपी जांच कर रहा है, इसकी व्यवस्था की जाती है, ठीक है। तो कोडिंग की जाती है, ऐसे ही कोड्स बना दिए जाते हैं और कापियाँ दे दी जाती हैं एग्ज़ामिनर्स को, वो जांचते हैं। लेकिन इसमें भी कई लेवल्स हैं, कैसे वहाँ तक कॉपी पहुँचेगी उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो पहले कोडिंग हो गई कॉपी की। इसके बाद क्या होता है, एक एग्ज़ामिनर का पैनल गठित किया जाता है, पैनल बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट्स होते हैं जो उस विषय की गहरी जानकारी रखते हैं। बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, अनुभवी प्रोफेसर हैं। उनका एक पैनल बनाया जाता है। उनमें भी, उस पैनल में भी एक मुख्य परीक्षक होता है, सीनियर आप कह लीजिए, हेड कह लीजिए। तो हेड एग्ज़ामिनर होता है, ज़्यादा अनुभवी है या फिर जो भी है, उन्हीं में से किसी एक को बना दिया जाता है। ये मुख्य परीक्षक है। अब इसमें क्या होता है, पैनल तो बन गया। अब होता है कि मानक कैसे तय किया जाए, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होंगे जिसके आधार पर कॉपी चेक होगी। उसके लिए समन्वय बैठक आयोजित की जाती है। मूल्यांकन शुरू होने से पहले जो मुख्य परीक्षक है वो सभी एडिशनल एग्जामिनर्स के साथ एक बैठक करते हैं। सब आए, बैठे, चर्चा होती है कि भाई किस आधार पर हम कॉपी चेक करेंगे। तो मापदंड तय किए जाते हैं। इस बैठक में प्रश्न पत्र पर विस्तार से चर्चा की जाती है। क्वेश्चन पेपर है, एक एक क्वेश्चन लिए और उस पर डिस्कशन किया जाता है। जैसे अभी जो पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी जो मैं आंसर लिखने के लिए देता हूँ, आगे भी दूंगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपका आंसर लिखा जाना चाहिए, कौन कौन सी बातें आंसर में शामिल होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर डिस्कशन होता है कि भाई ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कौन कौन सी बातें इसमें हों तो ज़्यादा प्रभावशाली उत्तर माना जाएगा, ठीक है। वे इस बात पर सहमत होते हैं कि एक उत्कृष्ट उत्तर में क्या क्या शामिल होना चाहिए और मार्किंग स्कीम क्या होगी, किस आधार पर हम नंबर देंगे। किसी क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन हुआ या मेन बॉडी हुई, कंक्लूजन हुआ, उसको किस आधार पे हम मार्किंग करेंगे, उसकी कैसे नंबर देंगे। अलग अलग डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट है, उनको ध्यान में रखते हुए किसी क्वेश्चन में कितना मार्क देना है, किस हिस्से को, ये सारी चीज़ें तय होती हैं, ठीक है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी परीक्षक एक ही मानक का पालन करें। भाई सब लोग बैठे हैं, सभी सुन रहे हैं,
कि कौन कौन सी बातें की गई हैं, तो उसके आधार पर मतलब सब लोग ये समझ जाते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे कॉपी चेक करनी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। इसके बाद भी एक जो मुख्य परीक्षक हैं वो क्या करते हैं, रैंडम कापियाँ लेते हैं और उनकी जांच करते हैं। खुद कॉपी चेक करेंगे, खुद उस पे नंबर देंगे। ये इसी का एक हिस्सा है। जो मुख्य परीक्षक हैं वो कॉपी जांच करते हैं और उसके बाद वो जो उत्तर पुस्तिका है ये बाकी एग्जामिनर्स को दे दी जाती है। कुछ ऐसा भी आपने सुना होगा कि भाई यूपीएससी मॉडल आंसर भी हो सकता है कि अपने अंदर वो छपवा के सबको बांट दे। ऐसा भी संभावना है, मैंने भी इसके बारे में सुना है। लेकिन जो ऑथेंटिक प्रोसेस है उसमें हेड एग्जामिनर खुद कॉपी जांच करते हैं और बताते हैं कि इसमें इस तरह से आंसर का मतलब इस आंसर पे इतने मार्क्स बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसी को आधार बना के सब लोग नंबर देंगे कि भाई हिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन है उस पर इन्होंने 10 में से 7 दिए हैं तो सबको देना है। भाई किस बच्चे ने क्या लिखा है उसके आधार पर दिया जाएगा। वो अपना एक पैरामीटर जैसा कुछ बना रहे हैं कि देखिए मेरा नज़रिया ऐसा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसके बाद मुख्य परीक्षक द्वारा जांची गई वह उत्तर पुस्तिकाएं अन्य परीक्षकों को दी जाती है ताकि उनके अंकों की तुलना मुख्य परीक्षक के अंकों से की जा सके। आपको पता है मीटिंग हुई है, मीटिंग में बातें हुई हैं किस पैरामीटर पे कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, उसका भी ध्यान रखना है। और जो हेड एग्जामिनर है उन्होंने बाकायदा कॉपी चेक करके दिया है, उसे भी देखना है। ठीक है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि सभी परीक्षकों के मूल्यांकन मानक एक दूसरे के साथ संरेखित रहें, एक जैसे रहें, बहुत ज़्यादा विचलन ना हो। अब इसमें आगे क्या होता है, अब डिटेल में कॉपी जांच होनी शुरू होती है। कोडेड उत्तर पुस्तिकाएं अतिरिक्त परीक्षकों को मूल्यांकन के लिए वितरित कर दी जाती हैं। सब लोग बैठे हैं और अपना जो है कॉपी लेके चेक कर रहे हैं। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि एग्ज़ामिनर कॉपी लेके घर जा सकते थे, घर पे जाके चेक करके ला के देते हैं। अभी ये व्यवस्था नहीं है, वहीं पर यूपीएससी द्वारा निर्धारित स्थान पे कॉपी चेक होती है। ठीक है। जांच के पैरामीटर्स डिस्कशन हुआ है, पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उन्हें जो भी उन्होंने डिस्कशन किया है कुछ पैरामीटर्स उन्हें बताए जाते हैं कि भाई ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे कि कोई प्रश्न है, उसकी जो प्रासंगिकता है, क्या ये उत्तर जो लिखा गया है उस प्रश्न की मांग को पूरा कर रहा है, उससे संबंधित उस डायरेक्शन में जा रहा है जो पूछा गया है। जो आपने लिखा है, आपके राइटिंग का फ्लो कैसा है, आप कितनी गहराई से बातों को समझ पाते हैं, आप टू दी पॉइंट कैसे अपनी बात रख पाते हैं। ऐसे ही ढेर सारे पैरामीटर्स होते हैं, इन सब का ध्यान रखा जाता है। सिर्फ वर्ड काउंट नहीं होता, सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि आपने वो टॉपिक पढ़ लिया है और उस पर लिख दिया है तो नंबर दे दिए जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने अपने मेंस का अनुभव आपको बताया था कि जब एसए का पेपर था, पहला पेपर एसए का ही होता है, मैं काफ़ी डर गया था क्योंकि मैंने बड़ी जल्दी पेपर पूरा कर दिया था और बहुत कम शब्द मैंने लिखे थे। तो मुझे लगता था कि सबसे कम नंबर इसी में आएंगे और बहुत ही शानदार नंबर आया था। टॉपर्स के जितने नंबर आते हैं उतने ऐसे में आया था। तो उसमें देखा जाता है कि फ़्लो आपका कैसा है, आप कितने ही सारगर्भित तरीके से अपनी बात लिख पाते हैं। और इस बात का मैं ध्यान रख रहा हूँ पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम में कि आप जब जुड़े हैं तो एक एक पॉइंट आपको बता सकूँ कि फ़्लो में लिखते कैसे हैं, डायमेंशंस को पकड़ते कैसे हैं, किस बात को कितने कम शब्द में आप लिखेंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। सिर्फ शब्द भर देने से काम नहीं चलता, यूपीएससी इन्हीं सब चीज़ों को देखती है। इसके अतिरिक्त मार्क्स आपको मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बात की चिंता करते हैं कि उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है। ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। टॉपर्स की कापियाँ निकाल के देखिए, अगर समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपने क लिखा है तो क की जगह कोई और अक्षर दिख रहा है, क समझ में आ रहा है, चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, काम चल जाएगा। ठीक है। तो अपने राइटिंग पर ध्यान न दीजिए, ज़्यादातर लोगों की राइटिंग ख़राब होती है। आप अपनी स्किल पर ध्यान दीजिए कि आप जो लिख रहे हैं कितने फ्लो में, कितने अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं कि मूल्यांकन के आधार पैरामीटर्स ये होते हैं। इसके बाद क्या होता है, मॉडरेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब क्या है, मान लीजिए एक कॉपी मैंने चेक की, आप भी एग्जामिनर है, कॉपी आपने चेक किया, आपके दोस्त भी एग्जामिनर हैं। अब भाई हमारे सोचने समझने की और हमारे ज्ञान का जो लेवल है वो सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। इसके आधार पर हम, भले ही मीटिंग हुई है, ये बात तय की गई है कि कैसे कैसे हमें ध्यान रखना है, इसके बावजूद हम अपने अनुसार मार्क्स दे सकते हैं। किसी की बात हमें बहुत अच्छी लग सकती है, उसका फ्लो अच्छा लग सकता है, लेकिन कंटेंट में दम नहीं है, लेकिन मुझे बाकी चीज़ें अच्छी लगी तो मैंने बहुत ज़्यादा मार्क्स दे दिए। तो
इस चीज़ को कम करने के लिए मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मुख्य परीक्षक प्रत्येक अतिरिक्त परीक्षा द्वारा जांच की गई कुछ उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच करते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पर हेड एग्जामिनर बन गया और 50 लोगों ने कापी जांच की है, तो उनमें से किसी एक व्यक्ति को मैं बुलाऊंगा और उन्होंने जितनी कापियाँ जांच की है उनमें से रैंडमली मैं किसी एक को उठा लूँगा या दो को उठा लूँगा, मेरी मर्जी, और मैं फिर से जांच करूँगा। फिर से मैं क्वेश्चन से देखूँगा, पढ़ूँगा आंसर, और फिर देखूँगा कि इस पर कितना नंबर मिलना चाहिए और आपने कितना दिया है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इससे समझ में आ जाता है कि ये एग्ज़ामिनर किस मूड में कापियाँ जांच कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस नंबर काटे ही चला जा रहा है बिना मतलब का, या बहुत ही ज़्यादा नंबर दिए चला जा रहा है। तो ये हेड एग्ज़ामिनर एक बार देखते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है, अंकों का समायोजन किया जाता है। पूरे बैच में अंकों को एक समान करने के लिए, उदाहरण के लिए यदि किसी विषय में अंक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट पेपर में सबके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं या थर्ड पेपर में सबके कम मार्क्स आ रहे हैं, और ख़ासकर ऑप्शनल में देखा जाता है कि मान लीजिए आपका इतिहास है, इतिहास में जितने लोगों ने आंसर लिखा है जिनका ऑप्शनल था, हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, और ऑप्शनल में कुछ ऐसे भी जैसे संस्कृत है, फिलॉसफी है, वहाँ बहुत कम नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मॉडरेशन में ये भी देखा जाता है कि किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा मार्क्स सबके ना आए और बहुत कम मार्क्स ना आए। इसके लिए नंबर कभी कभी बढ़ाए या घटाए जाते हैं। इसके बारे में एक पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी कि टेक्निकली इसका मतलब क्या होता है, लेकिन सामान्य तौर पर ये समझिए कि इसका समायोजन किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है कि एक लेवल पर मार्क्स बने रहें। ठीक, इसके बाद क्या होता है, योग की जांच होती है, टोटल चेकिंग होती है, एक अलग कर्मचारी दल बनाया जाएगा। अभी तक हमने क्या देखा है, एक पैनल है, पैनल में एक हेड है, उनके नीचे जो है अतिरिक्त एग्जामिनर्स हैं जो कॉपी चेक कर रहे हैं। अब इनका जो प्रोसेस है, जो भी अभी तक हमने देखा है, ये पूरा होने के बाद अलग से एक टीम बनाई जाएगी और वो क्या करेगी कि जो नंबर्स दिए गए हैं उत्तर पुस्तिका में, जो नंबर दिए गए हैं उनकी जांच की जाएगी। और जांच करके उसमें कॉलम होता है, अगर आपने कभी निकाल के देखा हो, लास्ट में कॉपी के लास्ट में कॉलम होता है भरने के लिए। एग्जामिनर, अगर आपने मेंस दिया हुआ तो आपको पता होगा, एग्जामिनर कॉपी जांच करेंगे और वहाँ पर कॉलम दिया गया, उसमें भरेंगे किस नंबर के लिए किस क्वेश्चन के लिए कितने नंबर उन्होंने दिए हैं। ठीक है, बाकी उस पर अपना सिग्नेचर वगैरह करेंगे जो भी है, तो उसकी गणना की जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है और जो टोटल जोड़ा गया वही गलत है। हो सकता है कि किसी को 182 नंबर मिल रहे हैं लेकिन उन्होंने टोटल जोड़ करके 162 लिख दिया है। तो इसे भी एक बार अच्छे से देखा जाता है कि कहीं कोई गलती ना हो, मैथमेटिकल मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो ये एक तरह से कह लीजिए कि स्क्रूटनी होती है। अच्छा, छूटे हुए उत्तर, यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी प्रश्न या उसका कोई भी भाग जांच के लिए छूट ना गया हो। मान लीजिए कापी आप चेक कर रहे हैं, 2 पन्ने एक साथ पलट दिए हों और आपने बीच में जो 2 पेज रह गए उनकी चेकिंग ना की हो, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए ये जो अलग दल है ये चेक करता है कि कोई पेज छूट तो नहीं गया है। उन्हें हर पेज पर अपना कमेंट लिखना है, जो भी है, चाहे उनको टिक लगाना हो, अपना कमेंट लिखना हो, जो भी बात है, जिससे पता चले कि इस पेज से एग्ज़ामिनर होकर गुजरा है। ऐसे नहीं कि हाँ 3 पेज में है और हम बस पढ़ते चले गए, लास्ट वाले में मार्क्स लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हर पेज पे एग्ज़ामिनर को कुछ न कुछ ऐसा करना है जिससे पता चले कि हाँ उन्होंने कॉपी चेक की है। नॉर्मली सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि हम ऐसे करके आगे बढ़ते हैं कि इसको हमने पढ़ा है, तो उसकी एक बार चेकिंग हो जाती है। अगर आप मेंस लिखेंगे तो आपको एक चीज़ अलग से बताई जाती है, मैं एडवांस में थोड़ा बता देता हूँ। मान लीजिए आप आंसर लिखते जा रहे हैं और यहाँ पर आपका आंसर ख़त्म हो गया, ये जो पेज है आपसे कहा जाता है कि इसे काट दीजिए। कभी आपने सोचा है कि इसे काटने के लिए क्यों कहा जाता है? सोचिए। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। मान लीजिए कि हमने बहुत ही गोपनीय तरीका अपनाया है, एग्ज़ामिनर को नहीं पता है कि किसकी कॉपी हम चेक कर रहे हैं, लेकिन आपसे वो इम्प्रेस हो गया, आपकी राइटिंग से इम्प्रेस हो गया और कहीं पर आपने जगह छोड़ा है खाली। ये मेरी हाइपोथेसिस है, इसको एकदम सत्य मान के मत चलिए, मैं कल्पना एक बता रहा हूँ। हो सकता है कि वो कुछ अपनी जगह यहाँ पे कुछ लिख दे। कई बार ऐसा होता है कि मन करेगा कि यार इसको कुछ और नंबर देना चाहिए, बहुत बढ़िया लिखता है, बहुत अच्छी समझ है इसकी, लेकिन यहाँ कुछ कम ही लिखा है। या हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे चिढ़ जाए, यहाँ पर कुछ और खुद लिख के और नंबर गलत दे दे। ये एक अलग बात है, लेकिन ये एक कल्पना है। असली बात ये है
कि यूपीएससी का रूल ये है कि अगर कहीं जगह कॉपी ऐसे छूट गई है तो वहाँ पर आपको क्रॉस करना है, ताकि पता चले कि आप यहाँ तक पहुँचे थे, अपनी कॉपी लिखी थी, इसके आगे आपने छोड़ा है। ठीक है। और ये जो छोड़ी हुई जगह है, यहाँ पर कोई स्कोप नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कुछ लिख सके। ठीक है ना, ये एक चीज़ होती है। बाकी ये बात हमने बता दी कि कॉपी देखी जाती है कि कहीं कुछ छूट ना गया हो, कोई पेज ना छूट गया हो, या नंबर कहीं गलत ना जोड़ लिया गया हो। ये हो गया। इसके बाद सभी चरण पूरे हो गए। अंतिम अंक एक बार लिख दिए गए। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार अंक लिख दिया गया कि इस व्यक्ति को इतने नंबर्स मिले हैं, उसके बाद अब सीधे रिजल्ट आएगा। दोबारा रीचेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी कोई अनुमति नहीं है। ठीक है। अब आगे चल के हो सकता है कि कोई सुधार हो, कुछ और इसमें भी चले। अभी तो यही यूपीएससी नहीं दिखा रही है कि मेंस में किसको कैसे नंबर दिए गए हैं। कम से कम जिस बच्चे ने मेंस दिया है उसकी कॉपी दिखाई जानी चाहिए कि देख लो भाई अपना। तो इस पे हो सकता है कि आगे चल के यूपीएससी मेंस की कॉपी दिखाना शुरू करे, और जब कॉपी दिखाना शुरू करेगी तो फिर आगे कुछ आपत्तियाँ आएंगी कि भाई आपने किस आधार पर मुझे इतने कम नंबर दिए हैं। तो हो सकता है कि रीचेकिंग की भी व्यवस्था हो, लेकिन ये बहुत दूर की बात है। यूपीएससी अभी तो कट ऑफ ही नहीं बताती एग्ज़ाम के बाद, पूरा साल बीत जाता है तब कट ऑफ पता चलता है। खैर ये सुधार वाली बात है, लेकिन एक बार कॉपी चेक हो गई, नंबर, इतने सारे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए नंबर तय कर दिया गया, फिर दोबारा कॉपी चेक नहीं होती। तो ये जो है पूरा प्रोसेस है जिस तरह से यूपीएससी मेंस की कॉपी चेक होती है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। और एक बात जो आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए कि प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए आपको नोट दी जा रही है। इस समय स्पेशल ऑफ़र चल रहा है। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, नीचे कमेंट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी। तुरंत जाइए, उस पर मैसेज करिए, ऑफ़र का लाभ लीजिए, नोट लीजिए, बार बार रिवाइज़ करिए और आराम से सफल होइए। आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।